हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम की। टॉपिक जो हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था दैट वाज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसके पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये, ध्यान से देख लेना। इस पार्ट में हम लोग इसको वाइंड अप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आज के सेशन में। लास्ट सेशन में देखो अगर मैं एंडिंग की बात करूँ तो वहाँ पे हमने जितने भी इसके डेफिनेशंस होती हैं, हिस्ट्री की बात थी, इंट्रोडक्शन, सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक टर्म डिस्कस करते दैट इज रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में मैंने आपको मेंशन वहां पे कर दिया था कि कंट्रीब्यूशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की कंट्रीब्यूशन की बात जोड़ के करता है। अर्लियर अराउंड 6% से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया था टू 4%। ठीक है, 4% में कंट्रीब्यूशन कैसी थी? अगर मैं एम्प्लॉयर की बात करूं दैट वाज 3.25% एंड अगर एम्प्लॉय की बात करूं दैट वाज 0.75%। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय हो तो ऑफ कोर्स आपको ये 0.75% की कंट्रीब्यूशन भी नहीं करनी होती है। और ये कंट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होती है कि आपकी जो वेजेस हैं वो कितनी है, प्रोवाइडेड आप उस वेज सीलिंग के अंडर होगे तभी आप इस एक्ट में आओगे। अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है तभी आप इस एक्ट का जो है बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो इस नोट पे हमने वहां पे एंड किया था, यहीं से हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड। इन्होंने क्या किया है कि एक साल को 6 महीने के पीरियड में दो में बेसिकली बाइफरकेट किया है। दैट इज पहला जो आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड रहेगा दैट विल बी 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। आपका ये एक कंट्रीब्यूशन है। इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन के लिए आपको जो बेनिफिट रहेगा दैट विल बी 1 जनवरी से 30 जून तक। उसके बाद आपका सेकेंड कंट्रीब्यूशन जो है स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, जिसका बेनिफिट पीरियड जो आपका रहेगा दैट विल बी 1 जुलाई टू 31 दिसंबर सॉरी। तो आपका ये जो है एक पूरा चलता है कंट्रीब्यूशन पीरियड 6 महीने का। देन आपका बेनिफिट पीरियड वो एक अलग से रखता है। देन अगेन आपको सितंबर के बाद मार्च तक का एक वो कंट्रीब्यूशन पीरियड चलता है। देन आपका उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट पीरियड रहता है। तो इन्होंने इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट की हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स, इनको ध्यान रखना है। 2-3 हम लोग टेबल्स की बात करेंगे ताकि आपको समझने में इजी रहे। अगर मैं उसको ज्यादा थ्योरेटिकल करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ सी, उसने बोला है कि जब मैं बात करती हूँ बेनिफिट्स की या लाभ की तो वो आपको कैसे रहेगा, जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको कैश में पे किए जाएंगे एक्सेप्ट फॉर मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स क्या है? आपको पता है कि जब आप आजकल मैक्सिमम हर कंपनी में ये क्या रहता है कि आपको वो इंश्योर करते हैं, आपको इंश्योरेंस दी जाती है एंड आपकी फैमिली को भी उसमें कवर किया जाता है। आपका जो भी पेमेंट, आपका पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपका खर्चा होता है या आपका जो भी एक्सपेंसेस बढ़ता है अकॉर्डिंगली उसमें जो भी परसेंटेज होती है वो हम लोग देखेंगे, एक स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट की बात करेंगे। उसके हिसाब से आपको जो भी अमाउंट बनता है वो आपको रीइंबर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टेबल मैंने बनाया है, ये क्या क्या बेनिफिट्स इस एक्ट के अंदर हम लोग कवर करते हैं, वो कौन से सेक्शन में आता है एंड देन आपको उसकी क्वालिफाइंग कंडीशंस के पास करनी की जरूरत होती है या नहीं होती है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पहला जो बेनिफिट है दैट इज सिकनेस बेनिफिट। ऑफ कोर्स आप बीमार हो गए हो। मेटर्निटी बेनिफिट, ऑफ कोर्स अगर आप लेडीज के लिए है ये तो फॉर श्योर कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो भी बेनिफिट की जरूरत होती है या आपके जो भी टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी रहती है उसका पूरा आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। डिसेबलमेंट, देन डिपेंडेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। अब देखो उसके अलावा सेक्शंस जो है अगेन ये तो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। 46A फॉर सिकनेस बेनिफिट, मेटर्निटी बेनिफिट के लिए 46B। डिसेबलमेंट में ये दो सेक्शंस को कवर करता है 46C एंड 52A। देन डिपेंडेंट्स में ये बात करते हैं 46D की। डिपेंडेंट कौन से हैं? मैंने आपको एक n नंबर ऑफ लिस्ट वहां पे हम लोग कवर करते हैं, लेजिटिमेट से लेके इलिजिटिमेट, सन, डॉटर, अडॉप्टेड, इन्फर्म है, आपके पेरेंट हैं, जिस भी तरीके से जो भी लोग होंगे आपके डिपेंडेंट होंगे पूरा सबके लिए बेसिकली बेनिफिट यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स अगर कोई है दैट इज 46E2 जो मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पे कि अगर आप मतलब मेडिकल बेनिफिट्स को छोड़ के जितने और बेनिफिट्स होंगे आपको उसमें जो भी पैसा होता है या जो भी आपको बेनिफिट के लिए आपको मिलता है पैसा दैट विल बी इन कैश। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मेडिकल बेनिफिट्स की हम लोग बात करेंगे दैट विल बी एज पर जो भी आपको ट्रीटमेंट दी गई है, आपको जो भी एक्सपेंसेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे पैसा दिया जाता है। बेसिकली आपको वो पैसों को कवर किया जाता है। ठीक है, देन फ्यूनरल एक्सपेंसेस। अब देखो फ्यूनरल एक्सपेंसेस की बात है, आपकी डेथ हो चुकी है दैट इज अ लेटर ऑन स्टेज। मैंने आपको अमेंडमेंट्स में बता दिया था
कि अर्लियर जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस थे दैट वाज एट 10,000, लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है, इसको एनहेंस कर दिया गया है, 10 से इसको 15,000 कर दिया गया है। ठीक है। तीसरी चीज अगर आप टेबल में देख रहे हो दैट इज क्वालिफाइंग कंडीशंस। अगर आपको ये इस तरीके का कोई भी बेनिफिट लेना है, क्या आपको क्वालिफाइंग कंडीशंस जो होती हैं उनको फुलफिल करने की जरूरत है या नहीं है। अब देखो, जैसे सबसे पहले है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट का अगर आपको एक्चुअली बेनिफिट की लाभ उठाना है तो आपको क्वालिफाइंग कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या है कि जितना मिनिमम आपको दिन काम करने की जरूरत थी, जितने दिन आपको कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत थी, बेसिकली क्वालिफाई करने की जरूरत है कंडीशंस को। मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए भी आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। डिसेबलमेंट और डिपेंडेंट, अब ये दो चीजें और फ्यूनरल एक्सपेंसेस तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके लिए क्वालिफाइंग कंडीशन वाली पॉइंट नहीं आती है। सेम तरीके से डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है आपका तब आता है अगर आपको कोई चीज मिस हैपनिंग से हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लान्ड नहीं है, ठीक है, वो आपकी चीज कंट्रोल में नहीं है, तो ऑफकोर्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्वालिफाइंग कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। डिपेंडेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट की बात कब आती है, जब आपको किसी तरीके की डिसेबलमेंट हो गई है या आपके किसी तरीके से आपके या फिर ऑफकोर्स आपकी डेथ हो गई है, डेफिनेटली वहां पे डिपेंडेंट जो है आपका बिल्कुल पीछे छूट जाता है, जिसको आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए उनको बेनिफिट के लिए क्वालिफाइंग कंडीशंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका सिकनेस बेनिफिट है, अगर आपका मैटरनिटी बेनिफिट है या आपका जो मेडिकल बेनिफिट है, इन 3 केसेस में जो है आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग कंडीशंस को पास करना जरूरी है, तभी आप इन बेनिफिट्स का क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपको जैसे मैंने बोला डिसेबलमेंट में जरूरत नहीं है, डिपेंडेंट में जरूरत नहीं है और फ्यूनरल एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्वालिफाइंग कंडीशंस की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी एक्सपेंसेस है, आपका खर्चा तो आपने इतना चिट्ठा दे दीजिए इतना खर्चा मैंने किया है, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो नहीं कि आपको जितना खर्चा होगा आपको उतना का उतना ही क्लेम दे दिया जाता है। हमेशा एक परसेंटेज आपको मिलता है, हमेशा आपको एक थोड़ा कम अमाउंट में ही मिलता है, कुछ ना कुछ डिडक्ट किया जाता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट। कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है टोटल वेजेस जो आपने पे आउट किए हैं ड्यूरिंग योर कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं विद द नंबर ऑफ डेज फॉर विच दीज वेजेस वर पेड, जितने भी दिनों के लिए आपने ये कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 15,000 रुपए एंड आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है 6 मंथ्स के लिए, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, 15,000 इंटू 6। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहती है, ये 6 क्या है, ये 6 है जो अपना आपको याद होगा इसी सेशन के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड कैसे है, 6 मंथ्स के उसमें हमने बाइफरकेट किया है। तो ये 6 आपका वो वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये 180 डेज किया है कि ये जो 6 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, दैट इज 180 डेज। तो ये इस हिसाब से इन्होंने किया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप करोगे 15,000 इंटू 6, क्योंकि आपने पूरे 6 महीने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा एंड आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड कितना है वो उसने मेंशन किया, दैट इज 6 मंथ्स का, तो आप उसको डिवाइड करोगे 180 के साथ। जब पूरा कैलकुलेट कर लोगे आपके पास आंसर आएगा 500 रुपीज। तो चाहे आपकी जो वेजेस है आपने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है दैट इज 15,000 रुपीज, लेकिन आपको पैसा जितना मिलेगा दैट विल बी 500 रुपीज। किस हिसाब से, एज पर योर स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट के फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल देखो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सिकनेस बेनिफिट हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो या फिर आपका मेडिकल बेनिफिट हो, इसके लिए आपको क्वालिफाइंग पीरियड की या क्वालिफाइंग कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। आपका डिसेबलमेंट है, डिपेंडेंट बेनिफिट है, ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, इसके लिए आपको क्वालिफाइंग कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वालिफाइंग कंडीशंस कितना है, 78 डेज का इसमें है। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 70 डेज का है एंड मेडिकल बेनिफिट के लिए आपका जो सिकनेस बेनिफिट है या मैटरनिटी बेनिफिट का जो भी केस है, अकॉर्डिंगली आपको उसका क्वालिफाइंग कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, कि आपका इतने दिन की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मस्ट है वहां पे। अब आपको वहां पे जो एक रेट की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आपको पूरा अमाउंट कभी नहीं मिलता है, जो आपने टोटल खर्चा बताया है उसका एक रेट जो है आपको डिडक्ट करके मिलता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं बात करूं सिकनेस बेनिफिट की, तो उस केस में आपने जो भी XYZ जो भी एक्सपेंस बताए हैं उसका 70% आपको रेट मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट के केस में आपको पूरा का पूरा ही पैसा जो है उसमें क्लेम आप कर सकते हो। डिसेबलमेंट के केस में आपको 90% का यहाँ पर जो है पैसा दिया जाता है। डिपेंडेंट के केस में भी आपको 90% मिलता है।
मेडिकल बेनिफिट मैंने आपको अगेन बताया था, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पैसा कैश में नहीं दिया जाता, कोई भी बेनिफिट इस तरीके से नहीं मेंशन होता है। इसमें जो आपको जो भी आपका ट्रीटमेंट है, आपका जो भी रेट होगा, आपने जो भी उस दौरान आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है वो ही पैसा जो है आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड रेट है, मैंने आपको बताया था अर्लियर, दैट वाज 10,000 रुपीज, लेकिन अब उसको एनहेंस कर दिया गया है टू 15,000 रुपीज। अब ड्यूरेशन क्या है इसमें, 91 डेज के विद इन, दिस इज 26 वीक्स, दिस इज जब तक आपकी रिकवरी हो रही है, जो भी खर्चा हो रहा है अकॉर्डिंगली। इसमें टिल लाइफ की ड्यूरेशन रहती है। मेडिकल बेनिफिट के केस में सुपर एनुएशन का केस रहता है। सुपर एनुएशन में देखो रेट कैसे रहता है आपका, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपको याद होगा हमने कॉम्पनसेशन के केस में ये चीज पढ़ी थी। सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है, जब आपने एक एज को अटेन कर लिया है तब तक वाला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम एज है जब आप उसको अटेन कर लेते हो, दैट इज सुपर एनुएशन। ठीक है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो है विद इन 3 मंथ्स जो है आपका ड्यूरेशन पीरियड रहता है। क्लियर है। तो ये आपकी क्वालिफाइंग कंडीशंस के हिसाब से उसने आपको डेज बताए हैं। SBR क्या है, स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट है। ध्यान रखना कि 100% आपका मेटर्निटी बेनिफिट के केस में ही है, और मेडिकल बेनिफिट में आपको जो भी ट्रीटमेंट रहेगा उस हिसाब से आपको मिलता है। सॉर्टेड हो। नेक्स्ट देखो, ये तीनों टेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दोबारा से देखना है, क्लास को रिपीट पे जरूर देखना। इंडिविजुअली सारे बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिकनेस बेनिफिट की। सेक्शन था दैट वाज 46A। अगर मैं ज्यादा उसमें बात करूंगी 46(1) का A है ये सेक्शन इसका। ठीक है। द एम्प्लॉइज कवर्ड बाय ESI एक्ट कैन अवेल पीरियोडिकल पेमेंट्स इन केस ऑफ सिकनेस एज पर सेक्शन 46(1)A as long as the medical condition is verified by the appointed medical practitioner। ठीक है। जब तक आपका जो भी मेडिकल कंडीशन है वो वेरीफाई हो रहा है तब तक आप इसको क्लेम कर सकते हो। कॉम्पनसेशन मैंने आपको बताया था क्या है इसका, बेसिकली SBR रेट क्या है, 70% है आपके वेजेस का, विद द अपर लिमिट फॉर अवेलिंग कॉम्पनसेशन बीइंग 91 डेज इन अ ईयर। मैंने आपको डेज भी बता दिए थे, ड्यूरेशन भी बताई थी, दैट वाज 91 डेज। ठीक है। क्वालिफाइंग कंडीशन क्या थी वहां पे, 78 डेज की आपकी क्वालिफाइंग यहाँ पे रहेगी, आपकी कंडीशन रहेगी कि 6 महीने ऑफ जो आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड आपको 6 मंथ्स होना चाहिए है, तो 6 मंथ्स में आपने कम से कम क्वालिफाइंग कंडीशन को पास करने के लिए 78 डेज वहां पे कम से कम काम किया होना जरूरी है, तभी आप उस बेनिफिट को क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। आगे देखो, सिचुएशन अंडर विच सिकनेस बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल, वो केस जिसमें आप इस सिकनेस बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते हो, जैसे इट विल नॉट बी पेएबल ऑन एनी डे ऑन विच द एम्प्लॉय रिमेन्स ऑन लीव, हॉलीडे और स्ट्राइक फॉर विच दे रिसीव वेजेस। अगर किसी पर्टिकुलर दिन के लिए, जैसे कोई छुट्टी है, आपने छुट्टी ले ली है, ठीक है, दोनों में फर्क है, लीव लेना या वर्किंग डे था आपने छुट्टी ली है, हॉलीडे मतलब कि उस दिन छुट्टी ही है, सबके लिए ही है ओवरऑल, कि आप स्ट्राइक पे हो लेकिन आपको वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर डे के लिए क्लेम ले रहे हो, तो आपको उस दिन के लिए क्लेम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको उस दिन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देखो, मेटर्निटी बेनिफिट के लिए भी हमने अगेन क्वालिफाइंग कंडीशन है 70 डेज की। ठीक है। देन आपको जो आपका पेमेंट रहेगा SBR रेट है दैट इज 100%। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन की तो दैट इज 26 वीक्स। तो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे उसी चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। मेटर्निटी बेनिफिट क्या है, इम्प्लाइज कैश पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट। ठीक है। जब हमने बात की थी ना कि कन्फाइनमेंट हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, चाहे कन्फाइनमेंट है, चाहे मिसकैरेज है या सिकनेस है जो आपको प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है, या आपको कोई प्री मेच्योर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है एज सर्टिफाइड बाय अ ड्यूली अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर और मिडवाइफ, जो भी आपका डेट है उससे पहले अगर आपका बेबी का बर्थ हो जाता है, दैट इज प्री मेच्योर बर्थ, तो आपको कोई भी केस हो, जरूरी नहीं कि बच्चा जिंदा ही पैदा हो, कोई भी अगर XYZ कोई भी मिस हैपनिंग भी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको मेटर्निटी बेनिफिट डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। ठीक है। फॉर एंटाइटलमेंट टू मेटर्निटी बेनिफिट द इंश्योर्ड वुमेन शुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो आपका क्वालिफाइंग पीरियड है, फॉर not less than 70 days in immediately preceding 2 consecutive contribution period। 2 consecutive contribution period का मतलब है, आपको पता है एक contribution period कितने का है, आपका 6 months का है, तो 2 की बात करूंगे, बेसिकली 1 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। corresponding to the benefit period in which the confinement occurs or is expected to occur। आगे देखो, the daily rate of benefit rate double the standard sickness rate that is full wages। तो आपको बेसिकली यहाँ पे फुल पैसा ही मिलता है, सिंपल चीज है, आपको यहाँ पे 100% जो है
आपका SBR रेट रहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट जो आपका यहाँ पे 100% रहता है। आगे देखो, डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको इंजरी हो जाती है, तो उस केस में आपको जो भी डिसेबलमेंट हो जाता है, उसके लिए आपको मैंने बताया था कि क्वालिफाइंग कंडीशन कोई नहीं है और आपको जो पैसा है वो 90% यहाँ पे मिलता है। देखो पॉइंट यहाँ पे क्या है, इन केस एन एम्प्लॉय सफर्स एन इंजरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट्स इन देयर डिसेबलमेंट। यहाँ पे उसने क्या बोला है, द नेचर ऑफ डिसेबलमेंट, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो कवर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अनलाइक दी अदर बेनिफिट्स देयर इज नो मिनिमम वर्किंग कंडीशन रिक्वायर्ड टू अवेल द डिसेबलमेंट बेनिफिट। सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने को बताया, टेबल में मेंशन्ड है, एक बार टेबल अच्छे से पढ़ लेना, उसको अच्छे से ध्यान में रखना, किसके लिए क्वालिफाइंग कंडीशंस रिक्वायर्ड है, किसके लिए नहीं है। वही मैंने प्रॉपर थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको थ्योरेटिकली भी याद रहे चीजें, ठीक है। तो अदर बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली इसमें जो है कोई भी आपको मिनिमम वर्किंग कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती है, आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। ऑल्दो एलिजिबिलिटी फॉर द सेम विल बी डिटरमाइंड बाय द मेडिकल बोर्ड, ठीक है। बाकी जो भी आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो डेफिनेटली जो भी मेडिकल बोर्ड ने डिटरमाइन की हुई है या फिक्स की हुई है वो तो डेफिनेटली आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दिस डिटर्मिनेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन ग्रांटेड इफ एनी with a general percentage of wages granted being around 90%। ये तो मैंने आपको बताया ही है, बट ऑफ कोर्स हर चीज के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अजम्पशन, एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस रहते ही हैं, दोनों केसेस रहते ही हैं कि अगर मेडिकल बोर्ड को लग रहा है कि जी नहीं इतना 90% की पॉइंट नहीं है या जो भी रीजन है, तो अकॉर्डिंगली मेडिकल बोर्ड जैसे बोलेगा वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर एक मिनिमम की बात करें 90% रहता ही है मैक्सिमम केसेस में। आगे देखो, मेडिकल बेनिफिट एंड डिपेंडेंट बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट में वो क्या बोल रहा है आपसे, दीज बेनिफिट्स आर गारंटीड टू द एम्प्लॉई एज सून एज ही या शी इज हायर्ड विद द बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, आजकल 99% जो कंपनीज हैं वो मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं जो भी उनका एम्प्लॉय होता है। ऑल्सो वो बेनिफिट्स जो है उनकी फैमिली मेंबर्स पे भी एक्सटेंडेड होते हैं, हर कंपनी में मोर और लेस ये होता ही है। This benefit covers the payment of all treatment expenses in lieu of medical issues faced by the employee। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा बेनिफिट जो है कवर करती है आपने जो भी ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस पे किए हैं उस पर्टिकुलर मेडिकल इश्यूज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिपेंडेंट बेनिफिट सेक्शन है इसका 46(1)(d), प्रिस्क्राइब करता है पीरियोडिकल पेमेंट ऑफन मेड मंथली टू द डिपेंडेंट या फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन हु डाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम करने के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है, विद कॉज ऑफ डेथ बीइंग एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी और एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। अब उसका रीजन क्या हो सकता है, उसकी डेथ का रीजन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में उसकी इंजरी हो गई है या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड उसको हो गया है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड अगेन हमने ऑक्यूपेशनल डिजीज हमने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन में डिस्कस की हुई है, वही सेम पॉइंट इसमें भी कवर्ड है, ठीक है। जनरली अगेन इसमें भी क्या वो कवर करते कॉम्पनसेशन रहता है आपका 90% ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस। क्लियर है। आगे देखो, कुछ अदर बेनिफिट्स भी कवर करते हैं। अदर बेनिफिट्स में ब्रॉडली हम लोग बात करते हैं इसमें फ्यूनरल एक्सपेंसेस की जो आपको पे किए जाते हैं। अगेन पहले 10,000 था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है तो 15,000। तो अदर बेनिफिट्स में बहुत सारे वो मिसलेनियस बेनिफिट्स को कवर करता है अपार्ट फ्रॉम द 5 मेजर बेनिफिट जो हमने आगे पीछे कवर किए हैं पहले, ठीक है। चाहे वो आपका मेटर्निटी बेनिफिट हो, चाहे वो आपका मेडिकल बेनिफिट हो, सिकनेस बेनिफिट हो, जो भी हमने पहले ऊपर किए हैं उनको छोड़कर कुछ छोटे छोटे और बेनिफिट्स हैं ये, ठीक है। दीज आर एज फॉलोज हैं। सबसे पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, एक फिक्स्ड अमाउंट है 15,000 रुपए, ठीक है, आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी जो लास्ट राइट्स जो है उनको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। उसके बाद वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। अब अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसको बेसिकली एक पार्शियल डिसेबलमेंट हो गई है, टोटल हो गई है तो ऑफकोर्स उनको थोड़ा दिक्कत ही है, लेकिन अगर आप किसी डिसेबलमेंट के केस से गुजर रहे हो तो ऐसे केस में ये क्या इन्होंने एक नया शुरू किया है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। वोकेशनल का मतलब होता है कि आप जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको एक चीज सिखा दी जाती है ताकि आप जो है अपना काम कंटिन्यू रख सको, या आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखा दिया जाता है ताकि आपकी इनकम जो है सोर्स बनी रहे। दैट इज वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ताकि उनका काम जो है बेसिकली चलता है। व्यवसायिक पुनर्वास इसका हिंदी में वर्ड होता है। ओल्ड एज मेडिकल केयर, this benefit is available for retired employees or those employment after who left employment
आफ्टर सफरिंग एन इंजरी विद जनरल कॉम्पोजिशन बीइंग 123 रुपीज पर मंथ। बिल्कुल मिनिमल सा अमाउंट है, बट अगेन ओल्ड एज मेडिकल केयर है, चाहे वो आप रिटायर हो चुके हो या फिर आपने किसी भी रीजन से बेसिकली आपको इंजरी हो गई है, उस वजह से आपने छोड़ दिया है काम को, तो आपको ये जो है पर्टिकुलर अदर बेनिफिट्स में आप इसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। अगर कंपनी जो है बंद हो गई है, बेसिकली आपने खुद से नहीं, वॉलेंटरली नहीं छोड़ी है, इनवॉलेंटरी आप अनएम्प्लॉयड हो गए हो, चाहे वो रिट्रेंचमेंट की वजह से हो, चाहे फैक्ट्री के क्लोजर की वजह से हो, तो आप इस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए जो है बेसिकली एप्लीकेबल हो जाते हो। ठीक है, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कब किया था? 1 अप्रैल 2005 में इसको जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। The insured person is entitled to unemployment allowance equal to 50% of wage for a period of up to 2 years। तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गए हो इनवॉलेंट्रीली, किस वजह से? या तो रिट्रेंचमेंट की वजह से या क्लोजर ऑफ फैक्ट्री की वजह से, तो आपकी जो भी वेजेस है उसका 50% जो आपको 2 साल तक यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा आप अगर ईएसआई में, जो भी आपके ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहां पे आप अपनी खुद की या अपनी फैमिली की मेडिकल केयर अवेल कर सकते हो। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दिया जा सकता है, बेसिकली व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है यहाँ पे दिया जाता है, ताकि आप अपने स्किल्स को जो है अपग्रेड कर सको। और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कवर किससे किया जाता है? बाय ईएसआईसी। अभी आगे देखेंगे, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन, अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जाती है? वो कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं जाती है ईएसआईसी में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में ही जाती है। आगे ऑफ कोर्स इसको कवर करेंगे। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग इतनी देर से, देखो ईएसआईसी की बात करें कि पैसा जाएगा कहाँ जाएगा? कहीं पे तो सेव होगा, फंड जो इकट्ठा हो रहा है वो जाएगा कहाँ पे? वो जाता है आपका कॉर्पोरेशन में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग और कुछ मेडिकल टर्म्स की बात कर, लाइक मेडिकल बोर्ड की बात की है हमने, स्टैंडिंग कमेटीज की बात की है, तो इनका क्या क्या काम है, इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। एट लास्ट जो है हम लोग, सरकार ने एक स्कीम चालू की हुई है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईएसआईसी। हमने पूरी वर्किंग देख ली, अब आपको इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पूरा जो एक एक्ट होता है ना, वो हमने पूरा डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अब कुछ ना कुछ टर्म्स हम जो बीच में यूज कर रहे थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईएसआईसी सेक्शन 3 में हम लोग इसको कवर करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजटेड a point in this behalf, there shall be established for the administration of the scheme of employees state insurance in accordance with the provision of this act, a corporation to be known as employees state insurance corporation। तो बेसिकली इतने सारी लाइन में उसने क्या बोला है कि यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑफिशियल गजट में जो है पास करेगी कि यहाँ पे हम लोग एक फ्रेम आउट करेंगे कॉर्पोरेशन, जो इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस को देखे कि ये फुलफिल ढंग से हो रही है कि नहीं, और इसका नाम ही रखा है, दैट इज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC। The corporation shall be a body corporate by name of Employees State Insurance Corporation। बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका नाम क्या है? Employees State Insurance Corporation। एंड इसमें जो भी फैसिलिटीज है या जो भी इसका एक फीचर की बात करते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, लाइक परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं वहां पे ये टर्म डिस्कस करते हैं कि एक कंपनी के चाहे सारे के सारे मेंबर्स मर जाएं तो भी जो है, या सारे के सारे छोड़ के भी चले जाएं तो भी कंपनी चलती रहती है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील का मतलब है कि एक कंपनी जो है या ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन जो है, अगर कहीं पे उसका स्टैंप लग गया है, इट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट लीगल माना जाएगा, क्योंकि उसका एक कॉमन सील है, उसका एक नाम है कंपनी का, एंड उसका स्टैंप ही बहुत है। शैल बी सेड नेम स्यू एंड बी स्यूड, वो किसी को अपने नाम से स्यू भी कर सकता है और उसको कोई, उस कॉर्पोरेशन को कोई स्यू भी कर सकता है, दोनों लेवल से। ठीक है, वो किसी के ऊपर मुकदमा भी डाल सकता है, कोई उसके ऊपर भी मुकदमा डाल सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक कंपनी की बात करते हैं, सेम वही फीचर्स जो हैं एक इस कॉर्पोरेशन के भी रहते हैं। ठीक है, आगे देखो कॉम्पोजिशन की बात करें, देखो आगे हम मेडिकल बोर्ड की बात करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी की बात करेंगे, मोर और लेस जो कॉम्पोजिशन है सबकी सेम ही है। ईएसआईसी की बात करें, यहाँ पे इसके कॉम्पोजिशन में कौन कौन है? चेयरमैन है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, वाइस चेयरमैन है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करेगा,
नॉट मोर देन 5 पीपल टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के अलावा भी तो लोग होते हैं, तो 5 से ज्यादा वो नहीं होने चाहिए हैं। एक पर्सन जो है रिप्रेजेंट करेगा वो ईच स्टेट को, जहां जहां पर भी इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया है, हर स्टेट से जो है एक पर्सन को, जो पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक इंसान उसको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, 1 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखो 5% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। ठीक है, जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो 5 जो है उस पर्टिकुलर जगह के, उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट of whom 2 shall be of Lok Sabha and 1 shall be of Rajya Sabha elected respectively by the 2 houses। तो इनको भी हम लोग बेसिकली 3 लोग हो गए, 2 हो गए यहाँ पे लोकसभा से, 1 हो गया राज्यसभा से। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। तो बेसिकली यहाँ पे 8 नाम है, हर किसी में 4 है, किसी में 5 है, अकॉर्डिंगली इन्होंने रखे हुए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे टर्म कैसे रहेगा। जो टर्म ऑफ ऑफिस है ऑफ मेंबर्स, जनरली उनका 4 साल का कार्यकाल रहता है, बट नॉमिनेटेड मेंबर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनेटिंग देम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जनरली जो है आपका चेयरमैन, इन सबका जो ड्यूरेशन रहता है वो 4 साल का रहता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं देन अकॉर्डिंगली उनका जो सरकार डिसाइड करती है वही फाइनलाइज करते हैं। ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और री इलेक्शन। तो ये जितने भी लोग होते हैं इनको हम लोग रीअपॉइंट भी कर सकते हैं या ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो ESIC with the consultation of central government appoint a director general as CEO of ESIC and financial commissioner to receive salaries prescribed by government। जो भी है यहाँ पे फाइनेंशियल कमिश्नर भी वो अपॉइंट करते हैं कि जो भी लोग इसमें अपॉइंट किए गए हैं उनकी सैलरीज जो है वो गवर्नमेंट से रिसीव कर सके। तो अगेन जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है, सैलरीज की बात करते हैं, सारी टर्म्स यहाँ पे भी हम लोग वही डिस्कस करते हैं। पावर की अगर बात करें कि इनके पास शक्तियां क्या क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टाफ का मतलब है द कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉइज सच अदर स्टाफ ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट। सेम तरीके से जब मैं कंपनी की बात करती हूँ, आपको पता है देखो कंपनी में भी सिर्फ टॉप के लोगों के अलावा नीचे भी तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, स्टाफ होता है, एम्प्लॉइज होते हैं। सेम तरीके से कॉर्पोरेशन के पास भी पावर है कि वो जितने भी नंबर ऑफ लोग उनको लगते हैं कि काम करने के लिए जरूरी है वो यहाँ पे जो है उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, जो उनको नेसेसरी लगता है, ताकि कंपनी या बिजनेस का जो भी एफिशिएंट ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर्ली किया जा सके। प्रोवाइडेड दैट सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ऑब्टेन फॉर मैक्सिमम मंथली सैलरी ऑफ विच एक्सीड 3000 रुपीज। तो अगेन एक मिनिमल सी अमाउंट है सैलरी की भी, तो यहाँ पे उन्होंने रखा है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। Measures for health. The corporation may, in addition to the scheme of benefits specified in this act, promote measures for the improvement of the health and welfare of the insured person and for the rehabilitation and re-employment of the insured person who have been disabled or injured and may incur in respect of such measures expenditure from the funds of corporation। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, देखो स्टाफ हो गया एक नॉर्मल कंपनी के तरीके से, मेजर फॉर हेल्थ। अब वो क्या बोल रहा है कि देखो जो भी आपकी स्कीम के अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स हमने बात किए हैं, 5 बेनिफिट तो हम लोग ब्रॉडली बात करते हैं, देन कुछ मिसलेनियस बेनिफिट्स की भी बात करते हैं। उसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का काम क्या है, पावर क्या है, कि वो मेक श्योर करते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो है बेनिफिट्स के अलावा जो है एम्प्लॉयज की चलती रहे। दूसरी चीज जो हम लोग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे थे, जितने भी आपके लोग हैं या जो भी इंजर्ड या डिसेबल्ड पर्सन थे उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर भी वो कंटिन्यू काम करते रहे। अब इस रिहेबिलिटेशन के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है उसका पैसा वो कहाँ से लेंगे, उसका पैसा वो फंड्स में से निकालेंगे जो इस कॉर्पोरेशन के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, आगे देखो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कॉर्पोरेशन जो है इसके सेम फीचर्स होते हैं जैसे कंपनी के फीचर्स होते हैं, लाइक परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, देन स्यू एंड बी स्यूड, सारे पॉइंट्स उनके वही सेम कंपनी वाले हैं। सेम तरीके से यहाँ पे जो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी वाला पॉइंट जो है ये भी उनको कंपनी से मिलता जुलता ही है, कि जैसे कंपनी जो है किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, उसको बेच सकती है, खरीद सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, वही सेम प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इस कॉर्पोरेशन के पास भी है, दैट इज होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। दैट इज यहाँ पर जो है, पर यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा कि यहाँ पे अप्रूवल जो है या इनको प्रिस्क्राइब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंडीशंस होती है वो उनको फुलफिल करना पड़ता है। ये थोड़ा एडिशनल फीचर है। यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो,
सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, जैसे भी केस यहाँ पे होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेम तरीके से, ये भी अगर किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, सेम तरीके से अपने फंड में से पैसा निकाल कर ये उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जैसे सेम वे से एक कंपनी करती है, पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, सेम यहाँ पे कॉर्पोरेशन भी वैसा ही काम कर सकती है। The corporation for time to time invests any money which is not immediately required for the expenses properly. Again, वो पैसा जो यहाँ पे कॉर्पोरेशन को लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, मुझे अभी इमीडिएटली इस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पैसे को कॉर्पोरेशन जो है फर्दर किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स इन्वेस्ट कहाँ पे करेगी, सोच समझ के करना है, ताकि उससे जो है टाइमली उसको री इन्वेस्ट भी किया जा सके एंड उसको रियलाइज भी करा सके उस सच इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। आगे देखो, लोन्स। लोन्स का मतलब क्या है, पैसा रेज करना, किसी को लोन देना, हर एक्टिविटी ये कर सकते हैं। अगेन इसमें सैंक्शन किसकी जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे देख रहे हो सेम फीचर्स वही है जो एक कंपनी के होते हैं। तो कॉर्पोरेशन और कंपनी में आप देख सकते हो, एक नॉर्मल कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, तो इनके पास ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्टर क्या है कि जो भी ये एक्टिविटी करे, जो भी ट्रांजेक्शन करे, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन होना, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, अब ये तो हमने उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, पावर क्या है, वो तो देख लिया हमने। अब इनकी ड्यूटीज क्या है जो इनको फुलफिल करनी पड़ती हैं। सबसे पहले है बजट एस्टिमेट। देखो बजट एस्टिमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी आप लगे हुए हो इन्वेस्टमेंट करने में, आप लोन देने में लगे हुए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपके पास पैसा कितना है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी और आपके पास पैसा ना हो, तो फिर आपको कॉर्पोरेशन को कोई फायदा ही नहीं है। तो ड्यूटी में सबसे पहले इनके पास आता ही यही है, दैट इज अ बजट एस्टिमेट। द कॉर्पोरेशन शैल इन एवरी ईयर फ्रेम अ बजट showing the probable receipts and expenditure which it proposes to incur during the following year and shall submit a copy of budget for the approval of the central government before such date as may be fixed by it in that behalf. सेम पॉइंट है कि जैसे कंपनी, नॉर्मल कंपनी क्या करती है कि साल शुरू होने से पहले एक बजट एस्टिमेट कर, देखो बजट कभी भी प्रॉपर नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बजट एस्टिमेशन का अनुमान लगाने का मतलब ही यही होता है कि आपने जो है साल शुरू होने से पहले, आपका एक फाइनेंशियल ईयर चालू होने लगा है, आप एक पहले एस्टिमेट कर लेते हो यार इतना जो है हमें अप्रोक्सीमेटली रिसीव हो जाएगा, इतना अप्रोक्सीमेटली हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसी सेम तरीके से ये भी करते हैं, लेकिन अगेन इनका एडिशनल पॉइंट सिर्फ यही रहता है कि ये सब क्रिएट करने के बाद, बजट एस्टिमेट करने के बाद इनको आगे भेजना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए कि देखो ये हमारा बजट है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए, ठीक है। फिर वो सैंक्शन करेंगे, सो ऑन प्रोसीजर फॉलो हो जाता है। देन अकाउंट्स। अकाउंट्स में सेम इनकम एक्सपेंडिचर, जो हम लोग बजट की बात करते हैं इसका मतलब इनको पैसा रिसीव भी हो रहा है, पैसा दे भी रहे हैं। जब पैसा की लेन देन की बात हो जाती है तो इट मीन्स आपको अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं की ही ड्यूटी है। द कॉर्पोरेशन शैल मेंटेन अ करेक्ट अकाउंट ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन सच फॉर्म जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो यही इन्होंने पॉइंट यहाँ पे बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर का एक करेक्ट अकाउंट जो है इनको मेंटेन करके रखना होगा, ये इनकी ड्यूटी है। नेक्स्ट सेम कंपनी वाले फीचर्स हैं ऑडिट। क्योंकि अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग बजट एस्टिमेट कर रहे हैं, इट मीन्स आपके अकाउंट की ऑडिटिंग होना इज इंपॉर्टेंट। तो अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेशन शैल बी ऑडिटेड एट सच टाइम एंड इन सच मैनर, जैसे कि जो ऑडिटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया अकॉर्डिंगली। एनुअल रिपोर्ट, फिर वही सेम पॉइंट हो जाएगा कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है, बजट एस्टिमेट कर रहे हो, अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो, तो एनुअल रिपोर्ट भी जो है आपको यहाँ पे सबमिट करानी पड़ती है। किसको कराओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्लेसमेंट टू पार्लियामेंट। प्लेसमेंट टू पार्लियामेंट में वो बोल रहा है द एनुअल रिपोर्ट, द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन and the budget as a finally adopted by the corporation shall be placed before and published in the official gazette। अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो लोग अपॉइंटेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, वो सारे किसके हैं, या तो वो मैंने जैसा आपको बताया था कि 2 लोकसभा के भी होंगे, 1 राज्यसभा के भी होंगे। तो यही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका रहता है टोटल हिसाब, आपको वो प्रॉपरली पब्लिश भी करना है, उसको प्रेजेंट भी करना है, पार्लियामेंट में प्लेस भी करना है, क्योंकि इवेंचुअली सरकारी काम है, आपको सारे जो है लेवल्स, प्रोसीजर्स, नॉर्म्स जिनको बोलते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। सुपरसेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब देखो कॉर्पोरेशन है, नॉर्मल कंपनी की भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती है, धोखाधड़ी, चीटिंग करना, कहीं ना कहीं करप्ट होना हर जगह चल सकता है।
तो सेम वे से यहाँ पे वो कॉर्पोरेशन के लेवल पे भी वो यही बोल रहा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं पे भी कॉर्पोरेशन की किसी भी तरीके से चोरी पकड़ ली कि यार आपने अपने पावर्स को मिस यूज किया है, आपने अपने ड्यूटीज को अब्यूज किया है, आपने गलती डिफॉल्ट किया है इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, तो इट मीन्स यहाँ पर अब सरकार क्या कर सकती है, उस कॉर्पोरेशन को सुपरसीड कर सकती है। बेसिकली उनको यहाँ से जो है उनको दुरुपयोग करने की वजह से जो है उनको यहाँ पे हटा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको हो जाता है कि आपको सुपरसीड करना है, आपको अपने जो कॉर्पोरेशन को रद्द कर दिया है, यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेंबर्स हैं ESIC के उनको अपने ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा जब जिस डेट से सुपरसेशन हुआ है। ठीक है, ऑन सुपरसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट अ रिपोर्ट इन पार्लियामेंट विद इन 3 months ऑफ टेकिंग एक्शन। ये एक नॉर्मल कंपनी के जैसे पॉइंट हो गया है कि आपने सुपरसेशन का पॉइंट हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर रही है, तो यहाँ पर जो है पूरा जो है पब्लिश करनी पड़ती है चीजों को, यहाँ पे नोटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, और उनको वेकेट भी करना पड़ेगा अपना ऑफिस, एंड जो भी सुपरसेशन हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है इन पार्लियामेंट। ओके, आगे देखो, ESIC का फंड, इनका पैसा कहाँ से आया है। नाउ दिस इज द थिंग, मैंने जैसे आपको कहा कि इनका जो एक इनिशियल जो एक प्राइमरी मॉनेटरी सोर्स है वो क्या है, दैट इज एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस फंड जो है, उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, अपना एक्टिविटीज कहाँ से करते हैं, जो भी पैसा इनको कंट्रीब्यूशन से मिलता है, मेन सोर्स जो है। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड इज अ प्राइमरी मॉनेटरी सोर्स ऑफ ESIC टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो जो इनको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड मिलता है ये इनका प्राइमरी मॉनेटरी सोर्स होता है ताकि अपने पूरी फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जितने भी कंट्रीब्यूशन है इस एक्ट के अंडर होते हैं, एंड ऑल अदर मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेशन शैल बी पेड इनटू दिस फंड टू बी हेल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखो 4% अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ तो 4% हर किसी का हो गया, तो इट मीन्स अब यहाँ पे उनके पास कितना पैसा होगा। उसके अलावा इनको और भी चीजें आती हैं, लाइक गिफ्ट्स हो गया है, ग्रांट हो गए, कोई डोनेशन हो गया है जो गवर्नमेंट कर देती है, तो इसके एक नॉर्मल फंड के अलावा भी इनके पास पैसे होते हैं जो एक्स्ट्रा इनको मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग इसमें 2-3 चीजें पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ लिया है ESIC कॉर्पोरेशन की बात कर ली है। नाउ विल डिस्कस स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति। यहाँ पे वो बोल रहा है द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ESIC इज एज फॉलो। इसमें सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है, चेयरमैन हो गया, देन स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉर्पोरेशन के 3 लोग हो गए, देन एम्प्लॉयर्स के लिए 3 लोग हो गए, एम्प्लॉयज के लिए 3 लोग हो गए, यहाँ पे एक मेंबर हो गया आपका जो मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, वो इसमें इंक्लूड होगा, देन एक MP हो गया आपका, और डायरेक्टर जनरल हो गया जिसको हम लोग एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। ठीक है, टर्म क्या रहेगी स्टैंडिंग कमेटी की, दैट इज 2 years। स्टैंडिंग कमेटी वर्क्स अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ ESIC। स्टैंडिंग कमेटी उन्हीं के अंडर एक जो है एक कमेटी की तरह तौर पे काम करती है। इट रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल केसेस एंड मैटर्स टू ESIC फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड डिसीजंस। ठीक है, तो अपने विचार जो भी उनको लगता है कि कोई भी केस है, कोई भी मैटर डिस्कस करना है, तो यहाँ पर जो है जितने भी मुद्दे होंगे वो ESIC से यहाँ पे उनको सबमिट करती है। नेक्स्ट देखो, तीसरी चीज जो हम लोग बात करते हैं दैट इज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। क्योंकि हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो वो बेनिफिट उनको कितना मिलना चाहिए है, उन्होंने जो दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, जी हमें ये था, इतना खर्चा हो गया, उसको जस्टिफाई कौन करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा, वो काम होता है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का। ठीक है, द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी ऑफ मैटर्स है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द ESI स्कीम। तो जैसे मैंने कहा कि इनिशियली भी जब हम लोग मेडिकल बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, जो आपका मेडिकल ऑफिसर है वो बताएगा कि जी हाँ एक्चुअली में इतनी दिक्कत थी, या एक्चुअली में आपने जो भी पेपर या आपकी जो भी डिस्चार्ज समरी होती है उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, तो अकॉर्डिंगली ये सारे काम कौन करता है, आपका मेडिकल बेनिफिट काउंसिल करता है। ठीक है, इसमें भी लोग कॉम्पोजिशन की बात करें, आपका डायरेक्टर जनरल हो गया। ठीक है, देन आपका हेल्थ सर्विसेज जो है वो को चेयरमैन की तरह काम करता है, आपका मेडिकल कमिश्नर हो गया है। हर स्टेट जो है अपना एक स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे एक मेंबर अपॉइंट करता है। एम्प्लॉयर्स की तरफ से 3 मेंबर, एम्प्लॉइज की तरफ से 3 मेंबर। ओके, 3 members इंक्लूडिंग 1 women रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशनल। अब जो मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पे हम लोग अपॉइंट करते हैं उसमें 3 लोग होने चाहिए, जिसमें से एक जो है यहाँ पे विमेन होनी चाहिए। 3 हो गए, 1 वुमेन होगी उसमें। टेन्योर क्या है इसमें, यहाँ पे जो टेन्योर रहेगा, द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द मेडिकल बेनिफिट्स
यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इनकी जो है 4 साल रहेगी। मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को हम लोग नॉमिनेट करते, देखो चेयरमैन हो गया या को चेयरमैन हो गया या मेडिकल कमिश्नर हो गया, ये सारे लोग जो है अपॉइंट किए जाते हैं, बाकी सबको नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेटेड वालों के लिए डेट अलग रहती है या एज पर रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उनके अलावा बात करूं, लाइक चेयरमैन हो गया, को चेयरमैन हो गया, मेडिकल कमिश्नर हो गया, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर रखा है, उनकी जो टाइम पीरियड रहेगी 4 इयर्स रहेगी। बाकी सब की जो है एज पर जो है अप्रूवल या उनको हटा दिया है उस हिसाब से वो चेंज होती रहती है। ठीक है, आगे इनकी ड्यूटी क्या है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की ड्यूटी क्या है। जैसे मैंने आपको कहा मेडिकल ऑफिसर जो है वो क्या देखेगा कि आपने जो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए आपने अप्लाई किया है या आप अवेल करना चाह रहे हो कि क्या आपकी एक्चुअली में उतनी बीमारी भी थी जो आपने तरह ट्रीटमेंट का खर्चा बता दिया है, तो इसको क्रॉस चेक करना, इसको वेरीफाई करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, चलो ड्यूटीज देख लेते हैं। एडवाइस करते हैं ESIC बॉडीज को ऑन मैटर, जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बेनिफिशियल इंप्लीमेंटेशन होते हैं उनको। बेसिकली ये क्या करता है, इट एक्वायर्स सर्टिफिकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स। आपको जो भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है ये आपको उसमें एडवाइस करते हैं। इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अगेंस्ट कोई भी अगर कंप्लेंट दर्ज की गई है उसको प्रॉपरली ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद ना मुद्दा खत्म हो चुका है, ये सारे पॉइंट जो थे आपके एक्ट से रिलेटेड थे। अब क्या है, सरकार ने क्या किया है, आपकी जो PM नरेंद्र मोदी है उन्होंने क्या किया है, एक अलग तरीके से कार्यक्रम को इन्होंने यहाँ पे बनाया था ताकि इस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो वो भी एक बार देख लेते ताकि कुछ भी छूटे नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, इस नाम से इन्होंने जो है एक स्कीम चालू की थी, बेसिकली कार्यक्रम शुरू किया था जिसको लॉन्च किया था, जैसे मैंने आपको बताया PM नरेंद्र मोदी ने इनको लॉन्च किया था अक्टूबर 2014 में अंडर GOI, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3-4 चीजों में इन्होंने कैटेगराइज करके इस कार्यक्रम को बेसिकली इंप्लीमेंट किया था, लॉन्च किया था। सबसे पहले उन्होंने किया था एक डेडिकेटेड श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल का मतलब क्या होता है, लेबर फैसिलिटेशन पोर्टल। बेसिकली लेबर्स को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने उन्हीं के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया था। इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल प्रोवाइड्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमें मिलता है ना हर जगह से एक पिन मिलता है एक्स्ट्रा, सेम तरीके से इन्होंने क्या किया था कि श्रम सुविधा प्रदान करने के लिए, उसकी बेनिफिट्स लेने के लिए इन्होंने क्या किया, अलॉट किया लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू सेवरल यूनिट्स विच विल अनेबल देम टू फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग एग्जाम की भी बात करते हैं तो हमारे पास एक शुरू में एक नंबर होता है जिसको हम लोग को साइन इन करना पड़ता है जिसके साथ, सेम तरीके से इन्होंने भी ऐसे ही किया। The process of filing the return is also simplified. Filing of self-certification and single online return by industry has been activated. Basically आप इसमें अपने आप को जो है रजिस्टर कराओ एंड इसकी जो है बेनिफिट्स ले लो, काइंड ऑफ दिस। It has also made a compulsory uploading of inspection report within a period of 72 hours. ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं है कि जी काम चल रहा है आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हो, आपको जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी 72 आवर्स के विद इन जो है कंपल्सरी अपलोड करनी है। ये ऑल्सो एनकरेज करता है कि अगर कोई ग्रीवेंस है तो हम लोग क्या करें, इसको टाइमली जो है रिड्रेस करें या जो भी ओवरकम करना है प्रॉब्लम उसको हम लोग ओवरकम कर लें। उसके बाद सेकंड चीज जो इन्होंने की थी श्रम सुविधा पोर्टल के बाद, दैट वाज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में इन्होंने क्या बोला है, द इंफॉर्मेशन ऑफ अराउंड 4 करोड़ सब्सक्राइबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अंडर द स्कीम हैज बीन डिजिटलाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड टू दीज a unique account number has been allotted। तो बेसिकली क्या है कि देखो आधार कार्ड नंबर का क्या पर्पस था कि आप एक रजिस्टर्ड इंसान हो, हर चीज में हम लोग आधार कार्ड नंबर जो है लिंक कर देते हैं। सेम तरीके से इन्होंने एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की भी बात की थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, 4 करोड़ लोगों को जो है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर सब्सक्राइब हैं उनकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। दिस यूनिक अकाउंट नंबर इज गिवन टू द वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो कमजोर वर्ग है उनको ये दिया जाता है आफ्टर लिंकिंग देयर आधार नंबर एंड चेकिंग देयर अदर नो योर कस्टमर, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं KYC। ठीक है, सारी KYC डिटेल्स लेकर हम लोग इन अकाउंट को लिंक कर देते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो बैंक के हिसाब से हम लोग लिंक कर देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि कोई भी अगर न्यू स्कीम आती है उसके बदले में उनको कोई भी 500 रुपये पर महीना, 1000 रुपये पर महीने वाली स्कीम कोई होती है तो इसका पैसा जो उनके बैंक खातों में चला जाए। तीसरी, एप्रेंटाइज प्रोत्साहन योजना, मतलब प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना यहाँ पे इन्होंने शुरू की एंड इसमें इन्होंने क्या बोला कि हर कंपनी को जो है एक फ्रेंडली लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करो
ताकि जो है इंडस्ट्रीज जो हैं यूथ लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप जो है अपनी स्टिपेंड जो आप देते हो या काम इंटर्नशिप्स के लिए बदले में आप थोड़ा बहुत अमाउंट देते हो ना, 10,000 रुपये आपको दे दिया, तो वो क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर योजना के थ्रू कि प्रोत्साहन दो आप। ठीक है, जो भी आपके इंटर्नशिप में आते हैं या अप्रेंटाइसेस हैं, आप उनको प्रोत्साहन दो। आप क्या करो, उनके जो स्टिपेंड्स हैं उनको इंक्रीज कर दो। अब इंक्रीज करके एम्प्लॉयर कहेगा जी यार आपने तो मेरे को इतना नुकसान में डाल दिया है, तो वो सरकार ने क्या बोला है कि आप उनके रेट ऑफ स्टिपेंड को जो है, वजीफे को जो है, आप उसको बढ़ा दो। हम क्या करेंगे, सरकार क्या कह रही है कि हम आपको उसका 50% जो है ड्यूरिंग 2 years ऑफ दी ट्रेनिंग हम लोग क्या करेंगे, आपको वो पैसा वापस कर देंगे, उसका 50%। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर मुद्दा बोला है, तो ताकि उनसे वो और मोटिवेट हो जाएंगे, प्रोत्साहन मिलेगी एंड सो ऑन। सपोर्ट मस्ट बी टेकन फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इन ट्रेनिंग दी अप्रेंटाइज। सिंपल चीज है, आगे देखो। नेक्स्ट उसने बोला है रीवैम्प्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। बेसिकली रीवैम्प का मतलब होता है जब हम पुनर्निर्मित करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। द रीवैम्प्ड राष्ट्रीय योजना बेसिकली एक बीमा योजना है इज सपोज्ड टू इंश्योर एनहांस्ड क्वालिटी एंड एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विच विल सेव टाइम एंड मनी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना काइंड ऑफ बीमा योजना है, जिसका मेन मुद्दा क्या है कि आपको वेरियस क्वालिटीज और एनहांस्ड जो है सर्विस आपको प्रोवाइड किया जा सके एंड आप हर चीज को इजीली एक्सेस कर सको। ठीक है, ऑल्सो इसका फोकस क्या है, ताकि हम लोग आईटी स्ट्रक्चर जो है कंट्री का उसको इम्प्रूव कर सके, जिससे क्या है अगेन आपको सर्विसेज का बेटर एक्सेस मिल सके एंड आप जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनके आउटकम्स को आप लोग मॉनिटर कर सको। The beneficiaries will have to link the enrollment of this scheme with the opening of a bank account and linking the same with the आधार कार्ड। देखो आधार कार्ड हर किसी भी स्कीम में अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए हैं या बेनिफिट लेना चाहते हो, आपको हर चीज को आधार कार्ड से लिंक करना ही पड़ेगा। Under this scheme, a wellness check for a preventive care was introduced for the first time. Now, लास्ट उसने बोला है establishment of central analysis and intelligence unit for inspection। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर जो हम लोग बोल रहे हैं दीनदयाल वाले कार्यक्रम के अंडर इन्होंने क्या किया लास्ट में, यहाँ उन्होंने बोला है कि इन्होंने एक सेंट्रल एनालिसिस और एक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इन्होंने स्टैब्लिश की फॉर इंस्पेक्शन। देखो बहुत सारी चीजें ये लोग जो है इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, हटा देते, स्कीम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, हटा दी, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हर चीज को आधार कार्ड से लिंक कर दो, कोई भी दिक्कत होगी आपका आधार कार्ड से पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो एन नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, ये भी एक्ट के थ्रू, एक्ट से रिलेटेड थी इसलिए यहाँ पे मैंने कवर करा दी है। डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा ही पॉइंट यहाँ पे पता चलेगा। स्टिल कोई डाउट लगता है आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।